नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। यह टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम महान सभ्यता थी। रेडियो कार्बन C14 जिसे विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु लिपि में लिखी गई है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग वह कई धातुओं से भी परिचित थे जो उस टाइम के, यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उस वक्त के जो लोगों को कई धातुओं का परिचय था, जिनमें कि कांसा धातु सबसे प्रमुख मानी गई थी। इसलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले जो सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था और इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खुदाई स्टार्ट करवाई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो सबसे पहले जो खोज की गई थी सिंधु सभ्यता की, वो किसने की है? खुदाई का काम किसने शुरू करवाया? तो वह सर जॉन मार्शल ने करवाया था। और जो इसकी जो मतलब खुदाई का जो काम किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले 1921 में इसकी सभ्यता की खोज की गई थी। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है? तो वह राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी? सन 1921 में। किसके निर्देशन में की गई? तो यह सन जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। आइए आगे देखते हैं। 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, तो जो 1922 है, पाकिस्तान का जो सिंध है वहाँ पर किसने खुदाई स्टार्ट की है सबसे पहले? तो वह कौन रहे हैं? 1922 में श्री राखल दास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वहाँ की जो खुदाई की गई थी वह सबसे पहले किसने की? वह श्री राखल दास बनर्जी ने। और इंडिया में जो की गई थी वह सबसे पहले सबसे पहले अगर खोज की है तो वह राय बहादुर ने और उसके बाद राखल दास ने 1922 में की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस स्थान का पता चला था। तो जब वहाँ पर बौद्ध स्तूप जो बना हुआ था, बुद्ध का जो स्थान था, उसकी वहाँ पे खुदाई थी, वहीं से इसका हमें पता चला था। किसका? मोहनजोदड़ो सभ्यता का। तो यह जो सभ्यता हमें कहाँ मिलती है? तो यह मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में हमें कहाँ पर मिलती है? मांडा जम्मू कश्मीर में। और पाकिस्तान का जो हिस्सा है वह कौन सा है? सुतका, गंडौर। और उत्तर प्रदेश इंडिया में कहाँ पर है? आलमगीरपुर। और महाराष्ट्र में दैमाबाद। यहाँ पर इस सभ्यता की खोज हुई है, खुदाई हुई है। आगे देख लेते हैं और कहाँ पर ये मिली है, कहाँ पर इनके जो साक्ष्य हमें क्या क्या मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका, गंडौर, ये कहाँ पर है? तो जो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के हमें स्थल मिले हैं, इसके बारे में सिंधु सभ्यता की जो खुदाई सबसे ज़्यादा हुई है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें स्थल या स्थान प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से? यह हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। उसके बाद पूर्वी पुरास्थल, तो पश्चिम में कहाँ पर है? पश्चिम में पड़ गया सुतका, गंडौर। और ये कहाँ पर था? यह अभी आपने देखा ही है, ये हमारे पाकिस्तान में पड़ा था, यानी कि हमारा तो नहीं कहेंगे, मतलब पाकिस्तान के सुतका, गंडौर में पड़ा था।
उसके बाद हमें ये मिला है आलमगीर मेरठ। तो यह जो है ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर आलमगीर उत्तर प्रदेश में ये मिला है। और आलमगीर कहाँ पर है? ये है इंडिया में मेरठ में स्थित है। उत्तरी पूरा स्थल जो है वह क्या है? मांडा या मांदा, सॉरी मांडा या मांदा, यह कहाँ पर पड़ता है? जो उत्तरी पूरा स्थल है वह अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये देखेंगे ऊपर की ओर, ये जम्मू कश्मीर मांडा में या मांदा इसको बोला जाता है, यह जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी पूरा स्थल है जो दाइमाबाद, ये कहाँ पर है? ये देखिए दैमाबाद या दाइमाबाद इसका नाम है। इसको ये कहाँ पर पड़ता है? इंडिया महाराष्ट्र में। और इसका यह कहाँ पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता को कौन से युग कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हिलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। किसने? हिलिर ने इसको हड़प्पा का सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बोला था। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? ये तो आपको पता ही है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आता है बार बार परीक्षा में कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो उत्तर रहेगा इसका नगरीय सभ्यता। सिंधु सैंधव सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार केवल 6 स्थलों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जो सिंधु सैंधव सभ्यता हमें प्राप्त हुई है और जो साक्ष्य वहाँ से मिले हैं उसके अनुसार सबसे ज़्यादा है, मिले तो काफ़ी जगह है लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, माना गया है। तो ये 6 नगर कौन से रहेंगे? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जो सिंधु सभ्यता से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसकी लिपि कैसी है? यानी कि चित्रात्मक है, चित्र बने हुए हैं। लिपि को पढ़ा तो नहीं गया है लेकिन जब वो देखा गया है वो देखने में कैसी है? भाव चित्रात्मक है। और इस लिपि को किस तरह से लिखा गया? तो इसकी जो लिखाई की गई है वह दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति थी ये? ग्रिड पद्धति। देखिए सभी क्वेश्चन जो इसमें हैं ये लाइनें आ रही हैं, अब ये देखिए ध्यान से। ये सभी जो हैं ये एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों का जो विन्यास था उनकी कैसी पद्धति थी? उनकी पद्धति ग्रिड पद्धति थी। और सिंधु सभ्यता के जो लोगों के दरवाजे वो किस ओर खुलते थे? तो उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कई बार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो जौ को पहले आप निशान लगाएंगे। सिंधु सभ्यता को लोग मिठास के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तो उस टाइम शुगर और ये सब तो नहीं बना था, गुड़ वगैरह, तो वो क्या शहद का इस्तेमाल मिठास के लिए करते थे। ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसको, यानी कि जो धरती थी, धरती माता से जो अनाज पैदा होता था, इस कारण वो उसे उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। और आपको पता ही है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृशक्ति की पूजा करते थे। पेड़ की पूजा और शिव पूजा के सबूत भी इस सभ्यता से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तो मातृशक्ति की पूजा है, यानी कि देवी शक्ति को ये पूजते थे, लेकिन उसके बाद ये पेड़, उसमें साक्ष्य मिले हैं कि पेड़ की पूजा भी ये लोग करते थे और शिव पूजा भी ये लोग करते थे। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी कि वो अगर जो स्त्री की अगर पूजा कर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसका मतलब वो लोग मातृ देवी की उपासना भी करते थे। ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो ये जो सिंधी भाषा में है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है यानी कि सिंधी भाषा से लिया गया है, यानी कि मुर्दों का टीला। और मुर्दों का टीला यानी कि बार बार ये सभ्यता जब वहाँ पर मान लीजिए या बाढ़ आई है या फिर तूफान आंधी जो भी है, जिसके द्वारा ये सब वहाँ पर जो मतलब टीला सा बन गया था, जिसके द्वारा खुदाई के दौरान वहाँ से, तो इसको मुर्दों का टीला, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद शव प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए मुर्दों का टीला भी इसको कहा जाता है। जो सिंधु नदी का जो विस्तार है ये कहाँ पर था, तो यह लरकाना जिले में मिला है। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बांग भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, सिंध का बांग। कांसे की एक मूर्ति वहाँ से एक नर्तकी की जो क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई है, वहाँ से एक कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो एक नर्तकी की, क्योंकि वो एक नृत्य करती हुई मुद्रा में बनाई गई है। वह किस में मिली है और कौन सा उस धातु है, वह कांसे की मूर्ति है, वो कांसे की मूर्ति है। और इस मूर्ति की एक खासियत आपको बता देते हैं कि जो ये मूर्ति है नर्तकी की, इसके एक हाथ में तो 24 चूड़ियाँ हैं और एक हाथ में 4 चूड़ियाँ हैं। कितनी हैं, एक हाथ में 24 चूड़ियाँ हैं और एक में 4 चूड़ियाँ इसके हाथ में दिखाई देती हैं। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यह 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। पहले तो जो हर बार जब क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे बड़ी जो सैंधव सभ्यता की इमारत थी वह कौन सी थी, तो पहले स्नानागार को माना जाता था, लेकिन जब और खुदाई जारी रही तो अन्नागार यानी कि जहाँ पर अन्न रखने का जो स्थान था, जहाँ पर अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, वह स्नानागार से यानी कि जो स्नान करने के स्थान थे उससे भी बड़ा वह स्थान मिला है। यह कितना है, यह 11.88 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा भी मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेसरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है। तो यह मोंटगोमरी जिला जो है उसमें कौन सा स्थल है, रावी नदी के स्थल पर। कहाँ पर है ये, और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये कहाँ पर है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और एक हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, तो हड़प्पा कालीन जो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है और जो स्थान सबसे ज़्यादा हमें खोज की गई है, तो वह कहाँ पर है, भारत के गुजरात में। हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो जो हड़प्पा कालीन जब खुदाई की गई है उसमें जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं उसके ऊपर हमें जो चित्र दिखाई दिए वो कैसे हैं, जो एक श्रृंगी पशु यानी कि जिस पशु का एक सींग है उनका उस पर मोहर पर उसकी जो चित्र है वह प्राप्त हुआ है। तो वह पशु कैसा है, वह एक सींग वाला पशु है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो हम स्वास्तिक चिन्ह पूजा पाठ में हिंदू धर्म में यूज होता है वह कहाँ से है, वह भी हड़प्पा सभ्यता के कालीन जब खुदाई हुई है तो वहीं से दिखाई देता है। तो इसका मतलब वह उसी टाइम की देन है। इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है और इसी के द्वारा जो स्वास्तिक चिन्ह उस टाइम में मिला है उससे ही यह एक अनुमान लगाया गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा कालीन लोग थे, वह सूर्य की उपासना भी करते थे, मातृशक्ति की और सूर्य उपासना, शिव पूजा और पेड़ों की पूजा उस काल में यह साक्ष्य हमें मिले हैं। आगे देख लेते हैं कालीबंगा। अब और खुदाई कहाँ पर हुई है, यह तो मोहनजोदड़ो का देखा अभी आपने और हड़प्पा का देखा है। हड़प्पा आगे देख लेते हैं कि कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो आपको बताएं कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। कालीबंगा भारत में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ है, इसका अर्थ रहता है काले रंग की चूड़ियाँ।
आपको एक चीज़ और बताएं कि मोहनजोदड़ो में जब सभ्यता की खुदाई करी गई है तो वहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम की जो औरतें होती थी, स्त्रियाँ होती थी, वह श्रृंगार करती थी और लिपस्टिक उस टाइम में भी यूज होती थी। लिपस्टिक की तरह की चीज़ें उस टाइम में मिली हैं और एक फैक्ट्री भी मिली है, यानी वहाँ पे कारखाना ही मिला है जहाँ पर लिपस्टिक शायद बनती थी। कालीबंगा सैंधव नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदड़ो आपको मिली है वो कहाँ थी? रावी नदी। और जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण किससे किया गया है? तो यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो ईंटें बनाने का हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल जो स्थान है यह कहाँ पर है? लोथल गुजरात में पड़ता है भारत में। और वहाँ से अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि उस वक्त के लोग यज्ञ भी करते थे। यह कालीबंगा से मिला है। कहाँ कहाँ ये अग्निकुंड मिले हमें? लोथल और कालीबंगा। तो कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। तो लोथल हुआ गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। दोनों स्थान से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं, जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग यज्ञ करने में विश्वास रखते थे। सरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पिंजर मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या मिला है? यानी कि जो घोड़ों के अस्थि पिंजर मिले, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग घोड़ों का इस्तेमाल अपने लिए करते थे, व्यापार के लिए या अपने आने जाने के लिए। वो लोग घोड़े का इस्तेमाल, उन लोगों को ज्ञान हो चुका था घोड़ों का इस्तेमाल का। सरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से, इन तीनों जगहों से ये जो घोड़ों के अस्थि पिंजर हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के उत्खनन से मिट्टी की मोहरें और मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, फिर कालीबंगा से और हमें क्या क्या मिला? तो कालीबंगा से मिट्टी की मोहरें मिली है। इसका मतलब पता लगता है कि वो लोग व्यापारी, आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार व्यवसाय में विश्वास करते थे, व्यापार करते थे। वहाँ से क्या मिला कालीबंगा से? तो कालीबंगा से जब खुदाई की गई है उत्खनन से, तो मिट्टी की मोहरें और क्या मिला? मृदभांड यानी कि घड़े प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा जो है राजस्थान है, राजस्थान से जो वहाँ पर कैसे खेत मिले हैं? वह समकोण जो होता है, समकोण की तरह खेत मिले हैं, जिसके साक्ष्य हैं कि वो समकोण होते थे खेत उनके। और जुते हुए खेत यानी कि वो खेतों को जोतते थे, जैसे हल के द्वारा जोता जाता है या आजकल ट्रैक्टर के द्वारा जोता जाता है, उसके साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा में मिले हैं। इसका जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको कपास का भी ज्ञान था। कपास आपको पता है, जो इससे हमें कॉटन मिलती है, रुई मिलती है, तो कपास की खेती भी वो लोग करते थे। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले कहाँ से मिले हैं ये कपास के? तो यह कालीबंगा राजस्थान से ही प्राप्त हुए हैं, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। तो कपास को जो है इन्होंने क्या बोला है? ये किन्होंने? यूनानियों ने। जो यूनानी लोग थे उन्होंने इसको सिंडन कहा है, सिंडन नाम दिया था। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर मिली हिरन तथा जैल को हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। यानी कि जो ये कालीबंगा जो समाज में, यानी कि कालीबंगा से जो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले उसमें बलि प्रथा का पता चलता है, जिसमें हिरन तथा जैल को की हड्डियाँ मिली हैं। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। जब खुदाई करी गई तो खुदाई के दौरान एक कुत्ते का शव भी वहाँ से प्राप्त हुआ है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग कुत्ते को पालते थे। और इनकी सभ्यता कैसी थी? आपको बताया ही था कि सिंधु सभ्यता जो रही है वह नगरीय सभ्यता थी। और यह जो लोग थे सिंधु सभ्यता, यह व्यवसायी थे, व्यापार में विश्वास करते थे। इनके पास से मोहरें,
सिलीगुड़ी में भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक धातु होती है जो साबुन की तरह रहती है, थोड़ी नरम और सॉफ्ट रहती है, उसकी मोहरों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। और कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन जो खुदाई की गई है, तो अभी तक जो एक शहर जो मिला हुआ है, यह निचला जो शहर है यानी कि नीचे के हिस्से में फैला हुआ है, और ये क्या था, एक किले से घिरा हुआ था। यही एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जो किले से चारों तरफ से घिरा हुआ मिला है। अब देख लेते हैं और सभ्यता कौन सी मिली है उस वक्त, तो धोलवीरा सभ्यता। धोलवीरा हड़प्पा के स्थलों में धोलवीरा सबसे बड़ा है। अभी तक के जितने भी स्थल मिले तो धोलवीरा इन स्थानों में सबसे बड़ा है। अन्नागार पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागृह है तो पहले उसको बड़ा माना जाता स्थान को, लेकिन फिर अन्नागार। लेकिन जो स्थान है वह कौन सा सबसे बड़ा रहा है, तो वह हड़प्पा कालीन में धोलवीरा सबसे बड़ा रहा है। इसके अलावा जो अन्य स्थल हैं वो हरियाणा के राखी गढ़ी में स्थित हैं। राखी गढ़ी नहीं, ये राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी में स्थित है। राखी गढ़ी में एक पुरातत्व विभाग की अभी स्थापना की जा रही है, और अभी कुछ और नए साक्ष्य भी वहाँ पर खुदाई चली है, तो कुछ और वहाँ से साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मोहरें, कुछ और चीज़ें भी वहाँ से अभी हड़प्पा काल में की मिल रही हैं इस वक्त, यानी कि 2022 में। धोलवीरा में हड़प्पा का अनाज के गोदाम का साक्ष्य मिला। तो धोलवीरा में किस चीज़ का, धोलवीरा में भी अनाज के गोदामों का स्टोर करने के जो है स्थान है साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कृषि व इससे संबंधित क्रिया जैसे सिंचाई आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। कृषि का मतलब, क्रिया का मतलब यहाँ से कृषि करने वाली चीज़ें जैसे सिंचाई के साक्ष्य, साथ में वो किस किस से किए जाती थी कृषि, यानी कि हल है या जोतने के जो भी साधन रहे होंगे, उन सब के साक्ष्य भी धोलवीरा से प्राप्त हुए हैं। धोलवीरा मंडी एवं दैमबाद बाद में सुगठित यानी कि सोने की अंगूठी का भी पता चलता है। धोलवीरा मंडी एवं दैमबाद, यहाँ पे क्या है, सोने की अंगूठी यानी कि कुछ आभूषण भी प्राप्त हुए हैं कि सोने की अंगूठी, यानी उन लोगों को सोने का भी ज्ञान था, गोल्ड का भी उनको ज्ञान था। यहाँ से 10 अक्षरों वाले एक बोर्ड की भी प्राप्ति हुई है। तो 10 अक्षर जिस पे लिखे गए हैं, एक इस तरह का बोर्ड, एक तख्ती वहाँ से यानी प्राप्त हुई है। धोलवीरा एक ऐसे स्थान पर स्थित था जो कि संभवतः भूकंप में नष्ट हो गया होगा। यानी कि जो खुदाई के साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि वहाँ पर जरूर धोलवीरा जो स्थान था वहाँ पर क्या वो कैसे समाप्त हुआ, तो अचानक भूकंप आया है जिसकी वजह से मान लीजिए लोग सो रहे थे या जो भी था, अचानक भूकंप में वो सभी लोग वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो उसमें भूकंप की वजह से उसमें दब गई थी, सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। यह स्थल 1997 में SR राव द्वारा खोजा गया था। तो यह कब खोजा गया है, कौन सा, लोथल गुजरात में 1997 में। लोथल का नाम अहमदाबाद में ढोलका तालुका में सर्जवाला गांव में एक टीले के प्राप्त होने के कारण पड़ा था। तो ये कहाँ है, इसका नाम कैसे पड़ा है लोथल, इसका नाम अहमदाबाद में ढोलका तालुका में सर्जवाला गांव में एक टीला है। तो ये ढोलका से इन्होंने लोथल इसका नाम रख दिया है, इसका ये कारण बताया जाता है। लोथल और सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल है गुजरात, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह एक यहाँ पर बंदरगाह है, यह एक पुरानी बंदरगाह, यानी कि उस टाइम के जो व्यापारी थे लोथल बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए। तो लोथल और सूतकोतदा जो यह है, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, दोनों लोथल और सूतकोतदा। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, यह भी आपको पीछे बताया है कि वो यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ आदि करते थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहुदड़ों से मिले हैं। तो मनके यानी कि जो माला होती है जैसे, और माला में जो मोती होते हैं उन्हें मनके कहा जाता है, उसको बनाने का जो एक कारखाना वो हमें लोथल और चनहुदड़ों में मिले हैं। यानी कि उनको वो जो महिलाएं थी या पुरुष थे उस वक्त, यानी वो लोग मनके यानी कि मोतियों का इस्तेमाल करते थे
और ये इस तरह का श्रृंगार उन लोगों का मिलता था। एक कारखाना प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले, यानी कि वो लोग धान की खेती भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धान की खेती भी करते थे। लोथल और कालीबंगा में काफ़ी युगम समाधियाँ भी मिली हैं। लोथल यानी कि गुजरात के लोथल में और कालीबंगा राजस्थान के कालीबंगा में युगम समाधियाँ यानी कि जो जोड़ों के द्वारा अपनाई गई थी, कि जहाँ पर स्त्री और पुरुष का एक साथ ऐसी समाधियाँ मिली हैं जिसमें दो को एक साथ दफनाया जाता था। यह उनकी ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल में धान की कृषि का भी साक्ष्य मिलता है। धान की कृषि के अन्य स्थल रंगपुर और अहमदाबाद हैं, यानी कि धान की जो मिले हैं साक्ष्य कहाँ से हैं? रंगपुर, अहमदाबाद और लोथल, तीनों स्थानों से ये मिले हैं। सूती वस्त्रों के उद्योग में विस्तार की वजह से ही लोथल हड़प्पा का मैनचेस्टर माना जाता है। सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा किस तरह उस टाइम उसको जो सूती वस्त्रों का जो विस्तार रहा है, कपड़ों का ज़्यादा सूती वस्त्र का जो उद्योग है, वह उसकी वजह से लोथल हड़प्पा को मैनचेस्टर भी माना गया है। पारस की खाड़ी है, वहाँ की मोहरें हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई हैं। पारस की खाड़ी से वो कैसी हैं? एक गोल बटन नुमा मोहर वहाँ से प्राप्त हुई है। लोथल के घरों में शतरंज जैसी वस्तुएं भी प्राप्त हुई, यानी कि कुछ इस तरह का सामान वहाँ से प्राप्त हुआ जिससे लगता है कि शायद वो शतरंज ही रहा होगा, शतरंज का एक अलग रूप रहा होगा, कि उन लोगों को शतरंज खेलने का था, इस्तेमाल करते थे, शतरंज खेलने का भी ज्ञान था। आइए देख लेते हैं अगला, सुरकोटड़ा या सुरकोतदा। यह गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित है। कहाँ से? मतलब यह जो क्षेत्र है जहाँ पर यह खुदाई की गई है सिंधु सभ्यता की, सुरकोतदा या सुरकोटड़ा, यह गुजरात के भुज क्षेत्र में है। इसकी खोज सन 1972 में J.P. जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? J.P. जोशी द्वारा 1972 में। यह खनन में प्राप्त एकमात्र नगर है जो कि चारों ओर से पत्थरों से घिरा था, तथा एकमात्र नगर भी जहां घोड़े मिलने का पता लगता है। यानी कि जितने भी अभी तक खुदाई हुई, चाहे वह मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, या जो भी लोथल है, सभी नगरों में जितने भी नगर अगर खुदाई की गई तो सबसे ज़्यादा यही एक ऐसा मात्र नगर मिला है जिसके चारों तरफ पत्थरों से ये घिरा हुआ है। साथ ही इसी यहीं पर घोड़े का शव भी प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा कहा जाता है कि घोड़े मिलने का पता भी यहाँ से चलता है। यहाँ पर मटके में दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि उस वक्त जो सुरकोतदा में जो मिला है वहाँ पर जो साक्ष्य है उस तरफ का, सुरकोतदा का, कि उसमें जो जब कोई एक्सपायर हो जाता था तो उसको मटकों में दफनाया जाता था। आइए अब देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनका जो किन्होंने इसकी खोज की है, यह सब, और स्थान कौन सी नदी के किनारे, ये सब इसमें हम देख लेते हैं। एक लिस्ट है ये। सिंधु सभ्यता के हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको बताया है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धोलावीरा, ये सब क्या हैं? ये ऐसे प्रमुख स्थल है जहाँ पर सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई है और अभी भी कई स्थानों पर चल रही है। साथ में कौन कौन सी नदियों के किनारे थे, जैसे रावी, सिंधु, घग्गर, मादर, सतलज, भोगवा, हिंडन, रंगोई, मनहर व मानसर इसको कह सकते हैं, और सब जिले। आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी खुदाई किसने की गई थी, तो आपको बताया था कि अभी हमने पीछे भी इस बारे में चर्चा की है। 1921 में हड़प्पा की जो हड़प्पा स्थल है, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कहाँ पर है ये? रावी नदी। कहाँ? पश्चिम पंजाब का मोंटगोमरी जिला, यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। यह वर्तमान स्थिति है इसकी। 1921 में, जब तक तो पाकिस्तान और नहीं बना था, यानी कि भारत और पाकिस्तान एक ही थे, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा था, उस वक्त ही यह खुदाई स्टार्ट हुई थी 1921 में। और इसका जो सबसे पहले उत्खननकर्ता कौन थे? यह दयाराम साहनी थे। सबसे पहले इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यह हड़प्पा, स्थल का नाम हड़प्पा रहेगा। नदी कौन से किनारे की थी इन्होंने? रावी नदी के किनारे। स्थान कौन सा रहेगा? पश्चिम पंजाब का
मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। कौन सा? पश्चिम पंजाब का आज का है ये, क्योंकि वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो यह मोंटगोमरी आज के जो पाकिस्तान है वर्तमान में, उसमें स्थित है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर यह किसने की है? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। यह कहाँ पर है? कौन सी नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। और यह कहाँ पर है? सिंध प्रांत का लरकाना जिला। यह कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। ये देखिए सब पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट कर रही हूँ। 1931 चनहुदड़ो। 1931 में जो गोपाल मजूमदार थे, इन्होंने इसकी खुदाई की है। और यह कहाँ पर है? स्थल है चनहुदड़ो। और यह कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे है चनहुदड़ो? यह सिंधु के। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों ही सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं और दोनों ही सिंध प्रांत में भी पड़ते हैं, जो आज का पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, 1953 में जो खुदाई की है वो किसने की थी? कालीबंगा की खुदाई की गई। स्थल रहेगा कालीबंगा। उत्खननकर्ता या जिसने इसकी खोज की है वो कौन रहेंगे? बी लाल और के थापर, यानी कि दो लोगों ने मिलकर इसको खुदाई में या उत्खनन किया है, बी लाल और के थापर द्वारा। और स्थान रहेगा कालीबंगा। नदी रहेगी घग्गर नदी के किनारे। यह कहाँ पड़ती है कालीबंगा? अभी आपको बताया था, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, भारत। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, जिला रहेगा हनुमानगढ़ और स्थान रहेगा हमारे भारत में पड़ता है। नेक्स्ट है 1953 में जो की गई है, वो जो उत्खनन करता थे ये रहे फजल अहमद और स्थान का नाम है कोट दीजी। कौन सी नदी है? यह भी सिंधु नदी है। ये आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान में जितने भी अगर आई है खुदाई की गई है वह सभी कौन सी नदी के किनारे मिली है? सिंधु नदी। तीनों ही सिंधु नदी है, चाहे वह मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों कहाँ पर हैं? सिंधु नदी के किनारे। और सिंध ये जो रहेगी कोटदीजी कहाँ पड़ेगा? यह सिंध प्रांत का खैरपुर जो है जिला, उसमें पाकिस्तान में ये पड़ा है। 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा रंगपुर स्थल की खोज की गई। यह कौन सी नदी है? यह मादर नदी के किनारे स्थित है। इसका जो स्थान रहेगा यह है आज का जो है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है और यह भारत में पड़ता है, भारत का हिस्सा है। 1953 से लेकर 56 तक जो स्थल का जो खोज की गई वह है यज्ञदत्त शर्मा। स्थान है रोपड़। कौन सी नदी रहेगी? सतलुज नदी। और पंजाब का रोपड़ जिला भारत में यह स्थित है। 1955 से लेकर 63 तक जो खुदाई की गई, यानी कि जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? लोथल की। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो लोथल की खोज कब हुई है? 1955 से 63। नदी रहेगी भोगवा नदी। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और यह कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में, जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला है उसके किनारे भोगवा नदी के पास में यह स्थान यानी कि लोथल स्थित है और स्थान रहेगा भारत में ये है। 1958 में जो इसकी खुदाई की गई है, स्थान खोजा गया था, वह किसकी खोज हुई है? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई है। और यह कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पर है? हिंडन नदी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है भारत में, यह उस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीर सभ्यता हमें प्राप्त हुई है। आलमगीरपुर में सिंधु सभ्यता की खोज की गई है। किसकी? सिंधु सभ्यता का जो स्थल एक और मिल गया हमें, कहाँ पर मिला? ये आलमगीरपुर स्थल है। स्थल का नाम आलमगीरपुर रहेगा और हिंडन नदी के किनारे रहेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला पड़ेगा इसका। फिर रहेगा बनावली। बनावली की जो स्थल की जो खोज हुई है वह किसने की है? यह रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में की गई। और जो धौलावीरा है इसकी खोज भी
रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 में की गई है। बनावली की खोज कब की है? तो ये बनावली है 1974। इसकी नदी रहेगी कौन सी? बनावली किस नदी की? रंगोई। कहाँ पर है ये? हरियाणा का हिसार जिला भारत में स्थित है। 1990-91 में धोलावीरा, रविंदर सिंह बिष्ट, मनहर व मानसर 2 लोगों के द्वारा यहाँ पर खोज की गई स्थल की, और यह स्थान रहेगा गुजरात का कच्छ जिला, भारत।